हम लास्ट वीडियो में मिस कैरेज की बात कर रहे थे, मिस कैरेज से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात कर रहे थे और हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी, चाहे वो लड़की हो, वो खुद मदर हो, कोई भी हो, अगर वो मिस कैरेज करती है तो हमारे लॉ में मिस कैरेज इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी पहले था और अब क्या है, बीएनएस। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कर रहे थे हम चैप्टर 4, जिसमें हम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन को डिस्कस कर रहे थे, मिस कैरेज। फिर से याद दिला दूं, हम अपने सारे वीडियोस में बीएनएस और आईपीसी को डिस्कस करते हैं। हम कर रहे हैं सेक्शन 89, जो आईपीसी में था सेक्शन 313। तो हमने ये तो कर ही लिया था ना, तो इसको क्यों डिस्कस करें। हम चलते हैं आगे सेक्शन 90 पर। सेक्शन 90, अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, बट उससे पहले यार प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और लीगलॉजी देखते रहो। जिसको भी इससे फ़ायदा हो उसके साथ शेयर करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, वीडियोस आप तक आते रहे। यहाँ पर एक चेंज आपको जो रेड में दिख रहा है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ ऐसा नया है जो पहले बीएनएस आईपीसी में नहीं था। अपने हर वीडियो में हम इतने केसेस करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर पाओ और अगर आप वकील बन जाओ ना तो अपने केसेस भी आगे लड़ पाओ। सेक्शन 90, इसको देखें क्या होता है। ये किसके लिए है, इसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी, पहले तो ये देख लो। इसमें दो सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2। उनमें देखते हैं क्या है। पहले वाले में ये किसको मिलेगा, हुएवर, तो ये मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। अगर विद द इंटेंट टू कॉज मैरिज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, वो जो है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का मिसकैरेज करने की कोशिश करता है और कोई भी ऐसा काम करता है जिससे मिसकैरेज की जगह उस लेडी की ही डेथ हो जाए, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। उसकी पनिशमेंट जो है ईदर डिस्क्रिप्शन रिगरस या सिंपल दोनों हो सकती है और वो 10 साल तक जाएगी विद फन। तो अब सेक्शन 90 में हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, पहला है 1 और दूसरा है 2। पहले वाले में क्या है, उस वुमेन की डेथ हो गई तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, अप टू 10 ईयर्स। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है, वेयर द एक्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। अब यहाँ पर चेंज आया, देखिए क्या था। आईपीसी में सेक्शन 314 में ये लिखा हुआ था कि इफ एक्ट डन एक्सक्लूडेड, ये हटाकर इसकी जगह क्या कर दिया है, एक्ट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। ठीक है, तो डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, मतलब काम क्या किया, यही वाला काम किया लेकिन बिना उस औरत को बताए, बिना जो प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती स्त्री है, उसको बताया भी नहीं। तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट क्या होगी, यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। क्लियर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द सेड सबसेक्शन। विद सबसेक्शन, ऊपर वाला सबसेक्शन, तो इसमें जो पनिशमेंट दी है वो भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इसमें दो पनिशमेंट्स हो गई, पहली हो गई 10 साल और दूसरी हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दोनों हो सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस, कि ऑफेंडर जो है उसे ये पता होना चाहिए था कि डेथ होगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है कि कोई आप डॉक्टर के पास ले जाओ और डॉक्टर जो है उस औरत का ऑपरेशन ऐसा करे कि उसकी डेथ हो जाओ, फिर ये कह दो मुझे थोड़ी ना पता था डेथ हो जाएगी। तो ऐसे तो फिर किसी का मर्डर भी नहीं होगा, मुझे क्या पता था उसका मर्डर हो जाएगा। नहीं, अगर उसको, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स की कंडीशन है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सबसे पहला केस। इसके एसेंशियल्स वही हैं जो पीछे थे, बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर इस वुमेन की डेथ ऊपर से हो गई है। केस देखते हैं, इसमें जो एक्यूज है उसने मिस कैरेज की कोशिश करते करते उस लेडी की डेथ हो गई थी। अब इसमें इशू क्या आता है, इशू ये है कि जो डेथ है वो एबॉर्शन कराते हुए हुई थी, जो इलीगल है, या फिर ये कल्पेबल होमिसाइड है, जो कि हम अगले अगले चैप्टर में, यहाँ पर चैप्टर 4 है ना, पहले वाले में तो था ही नहीं चैप्टर ऐसा विमेन के रिलेटेड। तो जब हम मर्डर करेंगे तब हम कल्पेबल होमिसाइड देखेंगे। तो ये मर्डर की तरह अटेम्प्ट टू मर्डर में काउंट होगा या फिर अटेम्प्ट ऑफ एबॉर्शन। तो यहाँ कोर्ट ने क्या कहा था कि डेथ अगर इलीगल अबॉर्शन से हुई है तो ये डबल सीरियस ऑफेंस है। एक तो आप अबॉर्शन भी कर रहे हो जो इलीगल है और ऊपर से उस लेडी की डेथ भी हो जाए, जान बचाना तो दूर आपने ले ली। तो ऐसे में एक्यूज को यहाँ पर इस वाले में सज़ा मिलेगी और ये जो एक्ट है ये बिल्कुल माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड और इसीलिए पनिशमेंट इसकी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें जो एक्यूज होता है ना, वो क्या कोशिश करता है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमने तो मिसकैरेज अटेम्प्ट नहीं किया, या वो ये दिखाता है कि उस औरत की कंसेंट थी, या मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, वो ऐसे बोला बन जाता है। जो भी चीज़ प्रूव आप कर पाओगे, जिसकी आपके पास एविडेंस होगी, वही फंस जाएगा। अब आता है दूसरा केस, रश्मि शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें समरी क्या थी, इसमें जो एक्यूज था उसने फिर से इलीगल अबॉर्शन करा जिससे कि विमेन की डेथ हो गई। इसमें कोर्ट ने एक्यूज को इसी सेक्शन में कन्विक्ट कर दिया था कि उन्होंने कहा इलीगल अबॉर्शन जो है ये
कल्पेबल होमिसाइड की ही तरह है, क्योंकि उसने एक तरह से मर्डर करने की कोशिश करी है, चाहे उसे पता हो मर्डर होगा या नहीं। और ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। अनसेफ और अनलॉफुल अबॉर्शन हमारे देश में इतने ज़्यादा होते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए ये काम हो रहा है, ठीक है। और हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये कल्पेबल होमिसाइड है जिसकी इतनी ज़्यादा पनिशमेंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है सेक्शन 91, और ये आईपीसी का सेक्शन था 315। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें मेन तो आता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। हमारे देश में लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते। अब उनको जो पैदा ही नहीं होने देते तो उसकी भी तो पनिशमेंट लगेगी। तो वो क्या है, एक्ट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीन बोर्न अलाइव और कॉज डेथ आफ्टर बर्थ। दूसरा क्या है, अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसको फौरन मार दो, ठीक है। इसको रोकने के लिए सेक्शन 91 आया था। वैसे यहाँ पर कोई भी सेक्स मेंशन नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत प्रेवलेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेक्स उस बच्चे का मेंशन नहीं है। अब ये ऑफेंस कौन कमिट कर सकता है, हुएवर, मतलब इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये बच्चे के पैदा होने से पहले की बात है, बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अब इसमें क्या है, कोई भी ऐसा काम करता है इस इंटेंशन से कि वो बच्चा पैदा ही ना हो पाए, और अगर पैदा हो जाए तो उसकी पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाए, कोई ऐसा काम करे। तो अगर वो जिंदा ही नहीं हो पाता या जैसी उसकी पैदा हुई उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, वो सेक्शन 91 के अंडर पनिशेबल होगा, पीछे वाले मिसकैरेज वाले में ही नहीं होगा सिर्फ। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये जो एक्ट है ये गुड फेथ, ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, माँ की जान बचाने के लिए नहीं किया गया है। अगर माँ की जान बचाने के लिए किया है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर वो पनिशेबल नहीं है। क्लियर। इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट ईदर टर्म का मतलब रिगरस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, और ये 10 साल तक की हो सकती है विद फाइन। तो इसकी पनिशमेंट कितनी है, अप टू 10 ईयर्स, और इसमें साथ में विद फाइन। अब इसके एसेंशियल्स एक बार देख लेते हैं। ये काम जो है बच्चा पैदा होने से पहले होना है। देखो, अगर बच्चा जिंदा पैदा होगा तो वो अबैंडन हो, फिर ये माना जाएगा आपने उसे अबैंडन कर दिया। तो अभी ये बिल्कुल उसके पैदा होने से पहले की बात है। और इसमें जो इंटेंशन है वो ये होना है कि बच्चा आप चाहते ही नहीं थे पैदा हो, या पैदा होते ही वो मरा हुआ हो, जिंदा ना हो। और ये जो है गुड फेथ में माँ की जान बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और जो बच्चा है वो जिंदा पैदा ना हो, या ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये किस वजह से है, ये जो एक्ट यहाँ पर किया है, मान लो आपने कोई एक्ट किया लेकिन जो डेथ हुई वो उस कॉज से नहीं हुई, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। और यही किया जाता है जब आप कोर्ट में जाते हो, कोई जना प्रूव करता है ना मेरी वजह से नहीं हुआ, तो आपको ये। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। सबसे पहला जो हमने केस लिया है वो है अलका वर्मा वर्सेस स्टेट 1966 का। इसमें जो एक्यूज था उसको चार्ज किया था कि डिस्पाइट द चाइल्ड हैविंग टेकन बर्थ, इट वॉज हेल्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट, कि जब बच्चे ने जब पैदा हो चुका है तो वो इस केस में चार्ज नहीं होगा। वही जो मैंने आपको भी बताया था कि ये कब होगा, बिफोर द बर्थ, या फिर कोई ऐसा एक्ट करना जिससे वो जब पैदा हो तो वो जिंदा ना हो। अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर वो किस केस में होगा, वो हम अभी अगले वाले अपने वीडियो में करेंगे, जिसमें अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर ऐसे उसे छोड़ देना जिससे कि वो जिंदा ना रहे। तो यहाँ पर आप उसी से केस करोगे ना, और केस में डिसाइड क्या करते हैं, कोशिश क्या होती है, या तो हम बच जाएं या सबसे कम से कम हमें पनिशमेंट मिले। तो इसलिए यहाँ पर इस केस को डिस्कस करना हमें ज़रूरी था। अगला केस देखते हैं, ये है हिरदनबाई वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी जो है एक्यूज है वो एक्विट हो गया था, और कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि जो एक्ट है, जो भी एक्ट है, वो बच्चे को जिंदा होने से पहले ही बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, बच्चा अगर गलती से ऐसे पैदा हुआ है या इसमें कोई हमारी इच्छा नहीं थी, मतलब नेचुरली अगर बच्चा जिंदा नहीं रहा है, तो ये फिर मिसकैरेज नहीं है। हमने पीछे किया था ना, मिसकैरेज दो तरह का होता है, एक हो सकता है नेचुरल, मतलब इसमें हमारा कोई एक्ट नहीं है, वो मिसकैरेज गलती से हो गया वो। और कोर्ट सिर्फ अपनी जानते बूझते जब आप करते हो उसी में तो इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही प्रूव किया था कि हमने ये जान के नहीं किया, सारा खेल प्रूव करने का है। और एक और केस ले लेते हैं यहाँ पर हम, वो है सुशीला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था कि जो एक्यूज्ड है वो पहले से ही ऐसी हरकतें करता था जिसमें बच्चों की, मतलब पहले ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर दिया। तो ये जो अगर प्रैक्टिसेस हैं जो न्यू बॉर्न के फीटस या फिर जो गर्भ है उससे डील करती है, यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर ये गलत काम है और इसके लिए उसको पनिशमेंट इस सेक्शन के अंडर मिलेगा, क्योंकि वो जो है
गलत से अल्ट्रासाउंड करके सेक्स को आइडेंटिफाई करके उनका मिसकैरेज करवा देता है। तो ये जो है यहाँ इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल था। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, जो है सेक्शन 92, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड ये मैंने पहले भी बताया, जिसमें जो हमारा गर्भ है, जो हमारा भ्रूण है, जो हमारा फीटस है, वो डेवलप हो चुका है काफ़ी हद तक। ये किसके लिए है? कोई भी इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो डेथ जिसकी होती है वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा अगर डेथ वो कॉज करता है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं अब उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए और उसमें लाइफ है। ये कब होता है? अगर उसके किसी भी एक्ट की वजह से क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की मतलब डेथ हो जाती है। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड मैंने बताई दिया आपको। इसमें इम्प्रिजनमेंट क्या होगी? टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पर फिर से पनिशमेंट कितनी है? 10 ईयर्स प्लस फाइन। और इम्प्रिजनमेंट जो है वो दोनों तरह का हो सकता है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन लो जो दिया गया हमें। एक को ये पता था कि जो वो काम कर रहा है उससे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी उसने वो काम किया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या है? ये है कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। लेकिन अगर जो है विमेन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई बट कॉजेज द डेथ ऑफ एन अनबॉर्न क्विक चाइल्ड, जिससे वो प्रेग्नेंट है, तो यहाँ जो है ए गिल्टी है ऑफेंस का इस सेक्शन के अंडर। चलो एक बार ये मैं आपको समझा देती हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन यहाँ पर है और दूसरी कंडीशन यहाँ पर है। सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है कि एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। हम मान लेते हैं कि एक औरत है जो 6 महीने प्रेग्नेंट है। अब कोई जना उसके साथ कोई भी ऐसी हरकत करता है, या मान लीजिए लड़ाई हो जाती है और उसको किक करता है, जैसे हमने पिछले में करा था। पहली केस ऐसी है जिसमें उस औरत की डेथ हो जाती है। ठीक है, पहला केस तो यह है, उसकी भी तो डेथ हो सकती है या उसने चोट लग गई। और दूसरी केस क्या है कि उसके अंडर जो उसका गर्भ था, जो वो प्रेगनेंसी थी ना, उसकी जो फीटस था, उसकी डेथ हो गई। तो अगर तो विमेन की डेथ होती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, और ये मर्डर के साथ जो कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट टू मर्डर है ये वहाँ पर काउंट होगा। और अगर भ्रूण की हत्या हो जाती है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी हत्या हो जाती है, तो वो इस सेक्शन के अंडर कवर होगा, सेक्शन 92। समझ आ गई ये कंडीशन? अगर औरत की डेथ हुई तो यहाँ, और अगर उस बच्चे की डेथ होती है तो वो यहाँ पर। इसके एसेंशियल्स क्या है? ये एक्ट जो है बच्चे के पैदा होने से पहले होगा। ये इंटेंशन जानते बूझते किया जाएगा कि कल्पेबल होमिसाइड था, वो मारना तो चाह रहा था माँ को, लेकिन मर कौन गया? बच्चा मर गया। इसमें बच्ची, माँ की डेथ नहीं हुई, माँ को चोट ज़रूर लगी है लेकिन माँ की डेथ नहीं हुई है। और उस एक्शन की वजह से ये जो बच्चा था जो इस माँ के अंदर था, यहाँ पे था ना, इसकी डेथ हो गई और माँ जो है वो जिंदा है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं एक केस, ये बड़ा फेमस केस था, जब्बर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हुआ था कि लड़ाई जो है, जो एक्यूज था उसकी लड़ाई उस लेडी के, वो जो औरत थी उसके हस्बैंड से हुई। अब वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो आया और उसने उसकी वाइफ को मारा। अब उसकी वाइफ को जब मारा, उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट थी, 6-7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, और इससे उसका मिसकैरेज हो गया। और वो जो लेडी तो नहीं मरी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, डेथ हो गई क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, 7-8 मंथ्स का था वो। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना था कि एक्यूज ने जानते हुए डेथ करी या अनजाने में, और उसी के बेस पर इसका डिसीजन हुआ और उसको शुरू में पनिशमेंट मिली थी, बाद में छूट भी गया हो। फिर अगला केस आता है अमित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें एक्यूज ने क्या किया था? यहाँ पर भी दोनों में जो एक्यूज था और एक प्रेग्नेंट लेडी, उन दोनों में अल्टरकेशन मतलब लड़ाई हुई थी, और उसकी वजह से जो बच्चा था उसकी गर्भ में, उसकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर भी हमें यही देखना था कि ये जो लड़ाई में, ये जो वायलेंट अल्टरकेशन, मान लो लड़ाई अभी हुई है ना, और उसका अबॉर्शन अभी नहीं हुआ। अबॉर्शन कब हुआ? वो लड़की गई, उसने बहुत कुछ सोचा, उसको स्ट्रेस हुआ, तो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अपने आप हो गया, तो वो इस एक्शन की वजह से नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्ट था उसकी वजह से अबॉर्शन हुआ। तो कोर्ट ने क्या कहा कि एक्यूज को इस सेक्शन के अंडर, आईपीसी का सेक्शन है, आपको ध्यान है ना, हम सारे हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आईपीसी के हैं। शायद अगले साल तक जब तक हम करेंगे हमारे पास कुछ बीएनएस के भी प्रेसिडेंट्स आ जाएंगे। और क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है और उसने जानते पूछते किया, तो यहाँ पर एक्यूज को सेक्शन 316, जो अब सेक्शन 92 है, उसके अंडर पनिशमेंट अमित कुमार को दी गई थी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ये हमने अपने इस वीडियो से नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर हम आपको सेक्शन भी दिया है, क्या डिफरेंस है और क्या पनिशमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में पेन और पेंसिल से ऐसे ही अपने नोट्स बनाते जाओ। कंपटीशन कहाँ जाएगा? एग्जाम और कंपटीशन दोनों में आप टॉप करोगे। अब इट्स टाइम टू थिंक। क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है चलो उसे फटाफट से अप्लाई करो। यहाँ पर हमारे फैक्ट्स क्या हैं?
कि एक पर्सन ए है, वो विमेन एक्स को एक अनसर्टिफाइड डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ पर उसका मिसकैरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो अनसर्टिफाइड डॉक्टर था, वो सर्जिकल ऑपरेशन करा और उसमें वुमेन की डेथ हो गई। अब मुझे ये बताओ, ए सेक्शन 90 के अंडर गिल्टी है, बी सेक्शन 90 में गिल्टी, ए और बी दोनों गिल्टी हैं, कोई भी गिल्टी नहीं है। पर्सन ए कौन है? जो विमेन को लेके गया था। बी कौन है? जिसने सर्जरी करी। बताओ, क्या इन दोनों में से कोई गिल्टी है? दोनों गिल्टी हैं या कोई भी नहीं? हमने ऐसा केस अभी पीछे करा भी था। बताओ, आंसर बी, दोनों गिल्टी हैं। क्यों? क्योंकि ये लेके गया, अबॉर्शन इसने कराया। इसमें एक और एंगल है, एक्स भी गिल्टी है क्योंकि उसकी कंसेंट है, वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। तो इसका आंसर एक्चुअली, अगर आपके पास ये भी ऑप्शन होता तो आप लिखते ए बी एक्स, तीनों इसी सेक्शन के अंडर गिल्टी हैं क्योंकि तीनों को पता था। अगले पे आते हैं, टाइम टू थिंक में। अगले में क्या है? ए जो है बी को, जो एनी पर्सन एडमिनिस्टर्स बी जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको एक गोली देता है, दवा देता है, जिससे जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके वाइटल ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। स्टिल बर्थ हो जाएगी ना, बच्चा जब पैदा होगा तो वो जिंदा नहीं होगा, जिसकी वजह से वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो जिंदा नहीं हुआ, उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे। तो यहाँ पर सेक्शन 315 अप्लाई होगा बी आईपीसी का। अब यहाँ पर बताओ, बीएनएस का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 91 ए के लिए, बी के लिए 91, ए जो है 92 में होगा, या फिर कोई भी नहीं क्योंकि बच्चा तो अब पैदा हो चुका। बताओ, बच्चा तो पैदा हो गया, ये तो हमने पहले ही करा था, लेकिन इसी के साथ हमने ये भी तो करा था, जब पैदा होते पे ही अगर वो डेड है और उसका एक्शन जो है वो पहले लिया जा चुका है, तो ए जो है वो सेक्शन 91 के अंडर पनिशेबल है। बी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है बी की कंसेंट थी या नहीं। अगर लिखा होता बी की कंसेंट थी तो बी भी एक्यूज होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक्स दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थोड़ा सा कमेंट से अपने फीडबैक्स दे दो, मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अगला स्टार्ट करेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। टिल देन, बाय बाय।